हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड कवर करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बना रखा है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहां से जाके देख सकते हो। इसके अलावा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर फर्स्ट सेकंड होगी, इसके बाद वाले, इससे पहले वाले चैप्टर, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वो वीडियो भी आप जाके मेरे देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे। इसका मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, तो सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स होती है हाथ से बनी हुई वस्तुएं, ठीक है, और एग्जीबिशन होता है प्रदर्शनी। तो कहता है कि कुछ जो बच्चे स्कूल के बच्चे थे ना, हस्तलिपि में प्रदर्शनी में घूम रहे थे। हाथ से बनी हुई जो वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी हुई थी ना, उसको देखने के लिए घूम रहे थे। द आर्टिकल्स इन एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो उसमें आर्टिकल्स, जो उसमें वस्तुएं थी ना प्रदर्शनी में, तो देश के अलग अलग हिस्सों में से इकट्ठी की हुई थी। मोना पिकड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम। तो मोना कहता है कि एक बैग को उठाती है और उत्साह से चलाती हुई बोलती है, दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। तो ये कितना सुंदर हैंड बैग है। यस इट इज मेड फ्रॉम जूट। तो टीचर सेड, टीचर ने कहा यस, हाँ ये बहुत सुंदर है। तो ये मेड बना होता है, जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट, क्या आप वो जो बास्केट पड़ी है उसको देखा है, अपनी टोकरियां जिसको बोल देती हैं। लैंप शेड, जो लैंप शेड है उसको देखा है। एंड चेयर को देखा है। दीज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बोज। तो कहती है ये केन्स और बैम्बो से बने हुए हैं। तो अब केन्स एंड बैम्बो, बैम्बोज का तो आपको पता है, तो केन्स क्या होते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा लैंप शेड है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये केन, इस तरह की जो ये होती है ना, बांस की तरह ही होता है ये केन। तो इस तरह केन से वस्तुओं को बनाया जाता है। तो बैम्बो, अब बांस के बारे में आपको पता ही है। हाँ जी, इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बो ग्रो इन प्लेंटी। जैसी वाज तो अब क्या कहता है कि वो टीचर बताते हैं उनको कि इन द ईस्टर्न, जो ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है, एंड नॉर्थन ईस्टर्न साइड पे ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड होता है नमी भरे क्षेत्र में, इंडिया के जो बांस है उसको बहुत मात्रा में उगाया जाता है। मीन्स कि भारत के पूर्व और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में, ठीक है, तो बांस को बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो आगे जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसी जो होती है रेशमी स्कार्फ देख के एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है। शी दिस इज ब्यूटीफुल स्कार्फ, कहती देखो ये बहुत सुंदर स्कार्फ है। तो उसके बाद टीचर एक्सप्लेन करता है दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो जो सिल्क से ये बना हुआ स्कार्फ है ना, तो वो सिल्क वॉर्म नाम के कीड़े से पैदा होता है। दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी। ब्रीड होता है उनकी नस्ल जो पाले जाते हैं, जिनको पाला जाता है मलबरी ट्री, सहतूत के ट्री के ऊपर इनको पाला जाता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड, अब बच्चे समझ गए थे, दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो अब बच्चे समझ गए थे कि जो प्लांट है हमें इतना कुछ प्रदान करते हैं, कि जो इतने प्रोडक्ट प्रदान करते हैं जो डे टू डे लाइफ में उनका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सिल्क वॉर्म है, तो मलबरी सहतूत के दरख्त के ऊपर इनको पाला जाता है। तो आगे है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल्ड बायोस्फेयर। हाँ जी, कहता है कि प्रकृति की जो वनस्पति है, वन्य जीव हो गया, ठीक है, और केवल स्थलमंडल, तो जो प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, केवल स्थलमंडल, ठीक है, लेथोस्फेयर हो गया स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर हो गया हमारा जलमंडल, ठीक है, और एटमॉस्फेयर हो गया हमारा वायुमंडल, ठीक है, दैट आर इंटरेक्ट एंड वी कॉल्ड इट बायोस्फेयर। तो ठीक है, ये मिलके, ठीक है, जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है, थोड़े से हिस्से में पाया जाता है, जहां पे लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, जलमंडल, लेथोस्फेयर हमारा होगा जमीन वाला हिस्सा, ठीक है, स्थल मंडल हो गया, हाइड्रोस्फीयर हमारा पानी वाला हिस्सा,
जलमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हमारा जो हवा वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, वायुमंडल हो गया, दैट वी कॉल्ड बायोस्फीयर। जहां पे ये तीनों मिलते हैं वहां पे एक नया जोन बनता है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, कि उसी बायोस्फीयर के थोड़े से हिस्से में ये पाए जाते हैं। तो इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, तो डायग्राम में क्या है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हमारा जलमंडल हो गया, लेथोस्फीयर हमारा जो थलमंडल हो गया, तो एटमॉस्फेयर जो हमारा है ये हमारा एयर वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, वायुमंडल आ गया हमारा। तो ये तीनों जहां पे हमारा हाइड्रोस्फीयर, लेथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सारे मिलते हैं, तो यहाँ पे तीनों मिलेंगे, वो एरिया जो होगा वो बायोस्फीयर बन जाता है, ठीक है। जहां पे हमारा हाइड्रोस्फीयर, लेथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिला, ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो इसी बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल होती है, इसी में एक कुदरती वनस्पति पाई जाती है। थोड़ा तंग हिस्सा होता है, नैरो होता है, ठीक है, तो इसी तंग हिस्से में, इतने से हिस्से में सिर्फ जो हमारी वनस्पति पाई जाती है, और हम इंसानों के लिए भी रहने योग्य यही जगह होती है धरती के ऊपर। तो ये थोड़ी है कि जल में, पानी में हम जाके रह सकते हैं, ठीक है। लेथोस्फीयर जमीन का तो हिस्सा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये तो नहीं हम मैं बोलूँ आपको कि पहाड़ के ऊपर जाके, पीक पे ऊपर, जो ऊपर चोटी है, स्नो है, वहां पे रहना है आप, तो वहां पे पॉसिबल है नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ रेगिस्तान के बीच में जाके रहना, वो भी तो जमीन का हिस्सा है, वहां पे रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। हवा में रह सकते हो आप, नहीं रह सकते हो। जहां पे ये तीनों का इंट्रैक्शन होता है, तीनों मिलते हैं, ठीक है, मिलके एक नया जोन स्थापित करते हैं, ठीक है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल होती है। हाँ जी, आगे कहता है, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो बायोस्फीयर में क्या होता है कि जो वस्तुएं होती है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एक दूसरे के बाद परस्पर संबंधित होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इन सभी का संबंध होता है, एक दूसरे के ऊपर जिंदा रहने के लिए डिपेंड करते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। तो आप याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपकी इकोसिस्टम। दिस लाइफ, तो जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बनता है ये, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। बायोस्फीयर में जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, रहने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की सहायता लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार जो कंडीशन बनती है, दिस लाइफ सपोर्टिंग, जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली जो सिस्टम बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कहता है वेजिटेशन जो कुदरती वनस्पति होती है, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव है, ठीक है, ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। वेजिटेशन प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी प्रदान, टिम्बर लकड़ी हो गया। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, तो एनिमल्स को रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। प्रोटेक्ट सॉयल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो सॉयल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉयल को कैसे बांध के रखते हैं जड़ों में, उसको सॉयल रीजन नहीं होने देते। एक्ट एज ए शेल्टर बेल्ट, और शेल्टर बेल्ट का एक्ट करते हैं, जहां पे बहुत तेज हवाएं आती है तो वहां पे बड़े मात्रा में ट्रीज उगा दिए जाती हैं, तो एक बेल्ट के रूम में, ठीक है, एक लंबाई के रूम में, एक जैसे इधर से सपोज यहाँ ये शेल्टर बेल्ट लगा दी हमने ट्री की यहाँ पे, तो जहां से आने वाली जो हवाएं होती हैं ट्री कम कर देते, तो यहाँ से जो मिट्टी होगी उसको आगे सॉइल रीजन नहीं होने देते, हवा के साथ उड़ने नहीं देते। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर को हेल्प करते हैं स्टोरेज करने में, ठीक है। गिव अस फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स देते हैं। नट्स, बीज वाले जो जैसे बादाम हो गए, काजू वगैरह हो गए, तो जिसमें बीज वाले होते हैं वो सारे नट्स में आ जाते हैं। लेटेक्स, जिससे आगे रबड़ बनती है, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल होता है, तारपीन का जो तेल उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो गम देते हैं हमें। मेडिकल प्लांट होता है जहां से, जिससे मेडिसिन बनती है, ठीक है। तो एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो इसेंशियल फॉर योर स्टडी, तो पेपर भी इन्हीं प्लांट से बनता है, बैम्बो से, जो बहुत जरूरी है आपकी स्टडी के लिए। तो देयर आर इनम्बरेबल्स, होता है अनगिनत यूजेस है, यूजेस ऑफ द प्लांट्स, एंड यू कैन ऐड सम मोर, तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। तो आगे आ गया वाइल्ड लाइफ includes animals, wildlife includes animals, birds, insect
एज विल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। तो देखिए वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाता है, एक तो हमारे जानवर आ जाते हैं इसमें, ठीक है, उसके बाद बर्ड्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े वगैरह सारे इसी में आ जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ होता है कि समुद्र पानी में रहने वाली सारी जीवन इसमें आ जाता है, जो समुद्र में रहता है, नहरों में आ गया, लेक्स में आ गया, सारी लाइफ इसमें आ जाती है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स होती मे बी खाल एंड वूल, ठीक है, वूल ऊन हो गया, ठीक है, तो हाइड खाल्स होती है जिससे आगे लेदर वगैरह के बनाते हैं, जूतियाँ वगैरह बनाते हैं। इंसेक्ट लाइक ए बीज, तो बीज होती मधुमक्खियां, प्रोवाइड अस हनी, तो हनी प्रदान करती है, हेल्प इन पॉलिनेशंस ऑफ फ्लावर एंड हैव ए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्ले एंड डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो अब जो छोटी सी एक बी होती है वो जो फ्लावर होते हैं ना, पॉलिनेशन का काम करती है। पॉलिनेशन का काम क्या होता है कि जो प्लांट्स दो तरह के होते हैं, कि नर होते हैं, एक मादा होते हैं। तो नर से पॉलिन लेके मादा को देती है, तो तब जाके आगे जाके जो फ्लावर है फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी एक मक्खी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट काम करती है, और डीकम्पोजिशन का भी काम करती है। तो डीकम्पोजर होता है अपघटक के रूप में इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक छोटी सी मधुमक्खी, ठीक है। तो आगे कहता है द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज ए डीकम्पोजर एज विल। तो बर्ड्स भी डीकम्पोजर का काम करते हैं, मीन्स की सफाई का काम जिसको बोल सकते हो आप, कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा के जैसे हम खेत जो गांव में मोस्टली लोग होते हैं कि अपने घर का कूड़ा करकट जो होता है वेजिटेबल वगैरह उनको रखते रहते हैं, ठीक है, डीकम्पोज होने के बाद उनको खेतों में यूज कर लेते हैं। ये काम जो इसमें हेल्प करती है, ठीक है। ये सारे इंसेक्ट वगैरह हो गए, बीज होगी। आगे आ गया आपका वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन ए डेड लाइव स्टॉक इज ए स्कवेंजर्स एंड ए कंसिडर्ड ए विटाल क्लीनर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अब वॉल्चर की बात कर लीजिए, वॉल्चर की पिक है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली। तो क्या कहता है कि वॉल्चर है अपनी योग्यता के कारण, ठीक है, फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक्स, तो मरे हुए जो जानवर होते हैं ना उनका मांस खाता है। मरे हुए जानवरों को मांस खाने वाले पक्षी को क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर्स बोल देते हैं, ठीक है। एंड कंसीडर ए विटाल क्लीनर, तो एक बहुत बड़े क्लीनर के रूप में, ठीक है, जंगल में एक जंगल को साफ करने वाला सफाई कर्मचारी कह सकते हो आप इसको, कि इतना रोल प्ले करता है। कि देखिए अब कोई जानवर मर गया है, मरने के बाद उसकी बॉडी से स्मेल आने लग जाती है, तो ये क्या करता है उसके ऊपर वाला मांस खा लेते हैं, ठीक है, सारा मांस फिनिश कर देते हैं, तो जो हड्डियां रह जाती है उसमें से फिर स्मेल नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह ये जंगल को साफ करने का काम करते हैं। सो एनिमल बिग और स्मॉल, चाहे एनिमल कहता है बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऑल आर इंटीग्रल, कहता है कि इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो कहता है कि चाहे जानवर बड़ा हो चाहे जानवर छोटा हो, प्रजातंत्र में इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, जरूरी है सारे ये। तो यहाँ पे डू यू नो को देख लेते हैं। वॉल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्क्वेंजिंग, जो मरे हुए लाइव स्टॉक उनका मांस खाने के बाद। लाइव स्टॉक्स ट्रीटेड विद ए डेक्लोफेनिक पेन किलर दैट इज सिमिलर टू ए एस्प्रिन और ए ब्रूफेन। एफर्ट्स आर ऑन द बैन द ड्रग फॉर लाइव स्टॉक्स यूज एंड ब्रीड वॉल्चर इन कैप्टिविटीज। हाँ जी, वो कहता है कि जो हमारे वॉल्चर थे ना सब कॉन्टिनेंट में, वॉल्चर आपने ये पिक्चर देखी है, तो अभी ये नहीं रहे, किडनी फेलियर के कारण ये मारे गए। बहुत सारे पहले देखते तो बहुत सारे वॉल्चर्स होते थे, घूम रहे होते थे ऊपर आसमान में, तो वो अब नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि किडनी फेलियर होने के कारण मारे गए। कैसे मारे गए? जो पशु होते हैं ना हमारे, ठीक है, जैसे भैंस हो गई, ठीक है, गाय होगी, तो उनके ऊपर जब बीमार होते थे ना, एक डेक्लोफेनिक नाम की मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है, वो पेन किलर के रूप में होती है, जैसे एस्प्रिन और आइब्रूफेन होगी। तो एस्प्रिन और आइब्रूफेन की तरह डेक्लोफेन का यूज करते हैं। तो डेक्लोफेनिन के कारण जब पशुओं को खाते हैं ना, उसमें डेक्लोफेन की मात्रा होती थी, तो उनके कारण जो वॉल्चर है ना, इनकी किडनी फेल होगी, इसी के कारण ये सारे वॉल्चर मारे गए। तो कुछ वॉल्चर को अभी संरक्षण में ले लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के इनको अलग से रखा गया है कि इनकी जो नस्ल है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मेरी जो मेडिसिन थी ना उसके तो प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या ये प्रयास किया जा रहा है कि आरक्षित स्थानों पर, मीन्स कि जहाँ पे इनको बचाया जा सके, स्थानों पर गिद्धों के प्रजनन के प्रवास
किया जा रहे हैं, मीन्स कि इनकी जो संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कुछ पिक्चर है, तो ये ब्रह्म कमल है, मेडिकल हर्ब है, तो ये हमारा ब्लू किंग फिशर है, जो कुछ पिक्चर्स है आपकी बुक पे देख सकते हो। आगे हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण, बंटवारा, ठीक है, कि कौन कौन से हिस्से में आ जाती है ये। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो ज़्यादातर जो हमारी जो वेजिटेबल ग्रो करती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो एक तो टेम्परेचर, कहाँ जो एरिया का टेम्परेचर कैसा है, तो मॉइस्चर होता है वहाँ पे जो हवा में नमी की मौजूदगी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड्स एज फॉरेस्ट। तो ज़्यादातर जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, आर ग्रुप्ड है एज ए फॉरेस्ट में आ जाती है, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टोंड्रा। तो जो पूरे संसार की वेजिटेबल है ना, मीन्स की जो पूरे विश्व की जो वनस्पति है ना, उनको 4 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। तो पहले जो हिस्सा था ग्रुप्ड किया गया है। तो पहला जो हिस्सा आता है हमारा वन आ गए, जंगल आ गए, ठीक है। तो ग्रास लैंड, जो घास के बड़े बड़े मैदान आ जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद शरब, जो झाड़ीदार होते हैं, ठीक है, इसको जो हिंदी में हम गुल्म्स बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े प्लांट्स नहीं होते। उसके बाद टंड्रा जो वेजिटेशन है ये आ जाती है। तो ये टंड्रा वेजिटेशन की एक छोटी सी पिक्चर है आपके पास, इस तरह की वेजिटेशन होती है। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी होती है इस तरह की। हाँ जी, आगे कहता है कि इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव्स, तो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जो ट्रीज की लेंथ होती है बड़ी होती है वहाँ पे। दीज फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो ये वो एरिया आ जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, ठीक है। अबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा आ जाती है पानी की सप्लाई की। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज्ड, जैसे जैसे जो हवा में नमी की मात्रा कम होती है, द साइज ऑफ द ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। तो उनकी जो ट्री का साइज होता है ना, वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और संघनता होती है, मीन्स कि पहले एक ट्री साथ साथ में ट्री थे, तो अब उसमें दूरी होना शुरू हो जाती है। शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्री होता है, छोटे कवार वाले ट्री हो गए, ठीक है। एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब क्या होता है, जहाँ पे मॉडरेट बारिश होती है, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, ठीक है, तो वहाँ पे जो छोटे ट्री उगते हैं और घास के मैदान ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो घास के मैदान वाले हिस्सों में ये होता है। तो टॉर्नी शर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो इन ड्राई रीजन ऑफ लो रेनफॉल। तो टॉर्नी कांटेदार होगी, शर्ब्स होती झाड़ियाँ, स्कर्ब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे जो बहुत कम बारिश होती है ना, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। स्कर्ब आपका हो गया गुलम्स, ठीक है। तो इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट एंड लीव्स विद टॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिटेशंस। तो क्या होता है कि इनकी जो उस मारुस्थली एरिया के प्लांट्स होते हैं, टॉर्नी जो कांटेदार होते हैं, उनकी जो रूट होती है ना बहुत गहरी जाती है अंदर जमीन के, ठीक है। तो उनके जो लीव होते हैं टॉर्नी कांटेदार होते हैं, और वैक्सी उनके ऊपर ना वैक्स की परत सी होती है एक, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं की मोमी सी परत होती है, ताकि इस तरह की परत होती है कि उनके लीव जो ट्रांसपिटेशन होता है कि वहां से उनके लीव्स में पानी निकल के ऊपर को ना जाए, ठीक है। तो ट्री जो होते हैं ना, उनके लीव में से पानी निकलता रहता है, ठीक है, जो हमारे जो बारिश लाने में हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का ये कांटेदार होते हैं कि उनके लीव्स में ज़्यादा पानी ना निकले, गहरे इसीलिए नीचे चले जाते हैं कि ज़मीन में थोड़ा बहुत जो पानी है उसको सोख के अपने जो स्टेम होता है ना उसमें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो उसका बाद में यूज करें। तो उसके बाद टंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन की आ जाती है, जहाँ टंड्रा होती है बहुत ही ठंडे इलाके में जो वेजिटेशन जो पैदा होती है, वेजिटेशन जो कुदरती वनस्पति होती है ना, जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में पैदा होती है, उसको बोल देते हैं कंप्रेस ऑफ मासिस और लाइकेंस। मासिस और लाइकेंस आ जाते हैं। तो ये देखिए पिक्चर, मॉसिस क्या होता है, इस तरह हरियाली सी बनी होती है, ज़्यादा जहाँ पे ठंड रहती है उस एरिया में होती है, ठीक है। बारिश वाला जो इस तरह का एरिया होता है बहुत ज़्यादा ठंडे एक एरिया में, तो लीची सी इस तरह की काई सी जमी होती है, इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोल देते हैं इसको। हाँ जी, आगे कहता है कि फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए एवरग्रीन एंड डिसीडियस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स।
तो फॉरेस्ट आगे बांट दिए जाते हैं। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं कि जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एक साथ पत्ते नहीं गिराते। डिसीशियस होता है कि जो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, तो कब वे लीव गिराएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स सिम्यूटेंसली होता है कि एक साथ नहीं गिराना, ठीक है, कि पत्ते ये भी गिराते हैं, एवरग्रीन वाले भी एक साथ सारे पत्ते नहीं गिराते, ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं। इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, साल के एक ही सीजन में पत्ते नहीं गिराते हैं पर एक साथ नहीं गिराते, हमेशा ये ग्रीन दिखते हैं। तो डिसीशियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिटेशन। मैंने आपको बताया कि पत्तों के नीचे जो शेंद होते हैं ना, उसमें से पानी निकल के हवा में मिक्स होता रहता है, तो उसको रोकने के लिए जब ड्राई सीजन आ जाता है तो ठीक है, तो उस समय ये जो पत्ते गिरा देते हैं अपने, जो कौन से डिसीशियस फॉरेस्ट वाले ट्री होते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ए, इसको आगे जो दोनों तरह के जो हमारे फॉरेस्ट है इनको आगे फर्दर फिर से क्लासिफाइड कर दिया गया है एज ए ट्रॉपिकल और टेम्परेचर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन ए डिफरेंट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के आधार पे, ठीक है, ट्रॉपिकल और ए टेम्परेचर बेस्ड, ट्रॉपिकल के आधार पे और टेम्परेचर बेस्ड के आधार पे इनको आगे फिर फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो हिंदी में हमको इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। पहले ओशन कटिबंधीय आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल, ठीक है, उसके बाद हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीत कर दिया है, बांट दिया गया है, ठीक है। तो आगे दो हमारे ये एवरग्रीन और डिसीज को आगे फिर फर्दर डिवीजन कर दिया गया है। इसमें एक आ जाता है हमारा उष्ण कटिबंधीय, तो दूसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल और टेम्परेचर, ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो उसकी लोकेशन के आधार पे इसको बांट दिया जाता है कि गर्म एरिया में है, किस तरह के एरिया में है। आगे कहता है कि यू हैव लर्न इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स। आप फॉरेस्ट टाइप के बारे में डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एसोसिएटेड एनिमल्स लाइफ इन द प्रीवियस क्लासेस, तो उसमें कौन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसा है, उनमें किस तरह की लाइफ होती है जानवरों के, ठीक है, उस सभी के बारे में। तो आगे हमारा आ गया टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 कंट्रीज बैक। तो ये 2 सेंचुरीज है, याद रखना सेंचुरीज है, ठीक है। तो कहता है कि पिछले 2 सदियों में टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 सेंचुरीज। तो कहता है कि पिछली 2 सदियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग बढ़ गए हैं, ठीक है। तो टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। तो इनको खिलाने के लिए, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, खाना भी तो खिलाना है ना इनको सभी को, खिलाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला जो अधीन एरिया आ रहा है तो उसको क्लियर करके फसलें उगाना शुरू कर दिया है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली। तो वैनिशिंग होता है विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं, तो इतना फॉरेस्ट एरिया कवर करे जा रहे हैं ये। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। तो कहता है कि इस बहुमूल्य जो संसाधन है इनको सुरक्षित रखने की जरूरत है हमें, ठीक है, तो इनको हमें संरक्षित करके बचा के रखना चाहिए। तो आगे यहाँ पे देख सकते हो कलेक्शन कोलाज बनाया हुआ है, कोलाज ऑफ ए फॉरेस्ट मेड बाय द स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया हुआ है। तो आगे हमारा आ गया कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनकी संभाल होगी, कंजर्वेशन होगा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण, इनका बचाव कैसे सकते हैं, इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो भी देख लें कि कोई एलिफेंट होता था कि कोई स्पैरो होती थी, अब स्पैरोस देख रहे हो, स्पैरो दिखाई नहीं देती, आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी वो स्पैरो के बारे में नहीं जानेगी क्योंकि वो लुप्त हो चुकी है। तो आगे है हमारा फॉरेस्ट आर ओवर वेल्थ, कहता कि जो जंगल है हमारा धन है, ठीक है, हमारी वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो जो प्लांट्स है ना सहारा देते हैं जानवरों को, तो सारे मिलके मेंटेन करते हैं हमारा इकोसिस्टम, प्रजातंत्र जिसको हम रहते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहता है कि चेंज ऑफ क्लाइमेट में चेंज आना, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है मानवीय, जो हमारा ह्यूमन है मानवी चेंज कर रहा है, इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन,
नेचुरल हैबिटेशन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनका जो हस्तक्षेप हो रहा है, मीन्स कि जो ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं ना बीच में आके, तो उनसे क्या आ रहा कि आवास की जो जानवरों का रहने के लिए घर हैबिटेट होता है, निवास स्थान जानवरों का नेचुरल, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, इन्हीं के हस्तक्षेप के कारण, चाहे एक तो इंसान आ गए, एक क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, तो उनका आवास है, रहने योग्य जो जगह है प्लांट्स एंड एनिमल की, वो नष्ट हो रही है। मैनी स्पीसीज, प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां है बिकेम में क्या क्या वुलनरेबल्स होता है, चपेट में है ना, और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। तो कहते कि बहुत सारी जो जातियां हैं असुरक्षित है, ठीक है, अथवा संकटपन में है, ठीक है, संकट में है। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी है जो लुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी है। तो लुप्त एक्सटिंक्ट होता है, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी है। ठीक है, डिफोर्टेशन, सॉयल एरीजन, डिफोर्टेशन जंगलों की कटाई हो गया, ये देख पिक्चर देख सकते हो आप। उसके बाद बोलता है सॉयल एरीजन, सॉयल भूखोर हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी मीन्स की जमीनों पे घर बनाना, ठीक है, वो हो गया। फॉरेस्ट फायर हो गई, जंगली आग हो गई, सुनामीज आ गई। ठीक है, एंड लैंड स्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज। एक्सेलरेटेड होता है तेजी से बढ़ना, और एक्सटिंक्ट होता है कि खत्म होने की कगार पर। तो ये कुछ कारण बताए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, जिसमें हमारा जो डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई वगैरह, ये सुनामी वगैरह हो गई, तो इसके कारण जो कहता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं ना, वो नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, या खत्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, इनको विलुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन द पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? अवैध शिकार। ठीक है, जो चोरी छिपे लोग शिकार करते हैं ना जानवरों का, जंगली का, उसको बोल देते हैं। विच रिजल्ट ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज में प्रजातियों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। तो जिसकी मांग बढ़ जाती है, लोग चोरी छुपे उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो प्रजातियां जानवरों की, तो वो खत्म हो रही है। द एनिमल्स आर पोज्ड फ्रॉम कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। उनकी जो खाल होती है, स्किन, उनकी चमड़ी आ गई, नेल हो गए, उनके दांत, टीथ, दांत हो गया, हॉर्न, उनके सींग्स हो गए, एज वेल एज ए फीदर, उनके पंख हो गए। तो इन सभी के लिए जो जानवरों का है अलीगली तौर पे, ठीक है, चोरी छिपे उनका शिकार किया जा रहा है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर। इनमें से टाइगर हो गया, लॉइन आ गया, ठीक है, चीता हो गया, शेर हो गया, एलिफेंट, हाथी हो गया, डेयर, हिरन हो गए, ब्लैक बग हो गया। ठीक है, ये ब्लैक बग है, दिस वन ब्लैक बग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया हमारा, रेनसर्स हो गया, स्नो लियोपार्ड हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, एंड पीकॉक हो गया। तो ये ऐसे जानवर है जिनका शिकार किया जा रहा है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो ये इसको संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है लोगों के बीच में, इनके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के बाद। तो ये कुछ न्यूज़ इकट्ठी की हुई है आपकी बुक में, तो आपने ये रीड कर लेनी है, एक्टिविटी के रूम में दिया है। रीड द न्यूज आइटम एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में फायर कैसे स्टार्ट हुई थी? कुड इट बी अवॉइडेड? क्या इसे अवॉइडेड किया जा सकता था, इससे बचा जा सकता था? नो मोर, इसके बारे में और जानो। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि फॉरेस्ट फायर इज ए थ्रेटेड टू एंटायर रीजन ऑफ फाउना एंड फ्लोरा। कि फॉरेस्ट फायर जो खतरा है, धमकी होता है, थ्रेटन धमकी भी होता है, खतरे के रूप में यहाँ पे लेंगे इसको। खतरा होता है पूरे के पूरे फ्लोरा एंड फाउना, जंगली जीव जंतु इसमें आ जाते हैं, कुदरती वनस्पति को खतरा है। कंसर्न मिलिए तीन तरीकों से ये कहता है हो सकती है, रीजन 3 कारण हो सकते हैं इसके। नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग, तो जो आसमान से बिजली गिरने के कारण हो सकती है। फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटल लेटेस्ट ड्यू टू केयरलेसनेस होता है, लिटल ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ पीपल। लोगों की लापरवाही के कारण भी आग लग सकती है। ड्यू टू द जनरेटेड द लिटल ड्यू इन द लेटेस्ट ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ पीपल, लोगों की लापरवाही। ठीक है, शायद थोड़ा सा घास जलाने के लिए आग लगा दी, हवा के साथ वो सारे एरिया में फैल जाती है। जैसे हमारे पंजाब में पराली को जलाते हैं, ठीक है, तो
फायर प्रपोजली कॉज बाय लोकल इनहेबिटेट मिस, कहता है कि जो आग होती है स्थानीय लोगों के द्वारा, ठीक है, इनहेबिटेंस वहां के रहने के, ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए अपने, ठीक है, उसको जलाना। तो आगे आ गया सम कंट्रोल मेजर्स, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, इनके उपाय बताए हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ फायर थ्रू एजुकेशन, तो एजुकेशन के द्वारा लोगों को रोकना चाहिए। प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट डिटेक्शंस ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेशन नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो प्रेक्षित बिंदुओं के आधार पे, ठीक है, निपुण भूमि चौकसी मीन्स की पूरी निगाह रखनी, ठीक है, और इसके अलावा संचार का जाल होना चाहिए कि किस एरिया में धुआं आ रहा है या कुछ निकल रहा है, तो उस एरिया में जाके पेट्रोलिंग की जाए, वहां पे जाके देखा जाए, ठीक है। तो ये सारे कुछ उपाय बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, कहीं पे प्रॉब्लम है तो साथ ही साथ हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सके नेटवर्क के द्वारा, तो कुछ उपाय हैं ये। तो आगे कहता है कि नेचुरल पार्क्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स रिजर्वर आर मेड टू प्रोटेक्ट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो नेशनल जो पार्क होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, बायोस्फीयर होते हैं, रिजर्वर्स होते हैं। तो इस तरह का कुदरती एटमॉस्फेयर जानवरों को उसी एरिया में दे दिया जाता है जहां पे वो रहते हैं, ठीक है। तो पूरे नेचुरली इन्वायरमेंट होता है, जंगल की तरह वाला एरिया होता है, खुले में जानवर होते हैं, पर उस एरिया को चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है कि लोगों के इंटरफेरेंस वहां पे ना हो, ठीक है, लोग शिकार ना कर पाए। तो इस तरह जानवर को सुरक्षा दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है। कंजर्वेशन ऑफ, तो कहता है क्रीक्स लेक्स, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन, डिप्लेशन होता कमी होना, इसमें सक्रिय घाटियां होगी, झीलें होगी, आर्थिक भूमि जो हमारी होती है, जो संरक्षित की गई है, बचाव करना उनका, ठीक है, मूल्यवान ये चीजें होती हैं, प्रीशियस जो होती है, बहुत मूल्य रिसोर्सेज है, ठीक है, इनको बचाने के लिए आवश्यक है, इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षित करना जरूरी है। तो देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर्स ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड, तो बैलेंस तभी बनेगा सभी प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो डिस्टर्ब ना हो, मीन्स की एक प्रकार की प्रजातियां खत्म ना हो जाएं इनमें से, तो सभी की इक्वल मात्रा होनी जरूरी है। ह्यूमन एक्टिविटीज इज सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज, तो कहता है कि जो इंसानिक एक्टिविटी है ना, बहुत सारे वर्ल्ड के हिस्सों में डिस्टर्ब कर रही है ये कुदरती जो हैबिटेशन स्पीसीज है, ठीक है। तो कि जो मनुष्य है कि अपनी जो एक्टिविटी के साथ बहुत सारे इलाकों में, ठीक है, प्राकृतिक आवास जो होते हैं, कुदरती है नेचुरल हैबिटेंस, कुदरती जो आवास होते हैं उनमें उथल पुथल मचा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी जो पक्षी है, कुछ स्पीसीज है, जानवरों की खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, मीन्स खत्म होने की कगार पे, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो आगे क्या कहता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक ए सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit natural campus so that they appreciate the habitats of the varied species. कहता है कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता को पैदा करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षियों को देखने के लिए प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा
वह विविध जातियों के निवारण का अवलोकन कर सकते हैं कि कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सी खत्म होने वाली है। तो उन सभी के बारे में बच्चों में जागरूकता भी पैदा करनी चाहिए, लोगों को बीच में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए, वन महोत्सव वगैरह हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, ताकि इस तरह की जो होने वाली जो घटनाएं उसको रोका जा सके, पक्षियों को, जानवरों को बचाया जा सके। तो हाँ जी, ये कह रहे हैं कि नेशनल पार्क जो क्या होते हैं, नेचुरल एरिया होता है डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंस एंड द फ्यूचर जनरेशन। तो ये राष्ट्रीय उद्यान बोल देते हैं वर्तमान भविष्य की पीढ़ी के लिए, मीन्स की आने वाली हमारी जनरेशन के लिए एक से अधिक प्रजातंत्र, ठीक है, इकोलॉजिकल होता है प्रजातंत्र, ठीक है, को पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया है, ठीक है, कि इनको बचा के रखना, कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन है जानवरों को देख ले। तो अब क्या होगा, पीकॉक है, स्पैरोज हमारे थी, ठीक है, पंजाब में देख लो स्पैरोज कितनी होती थी, अब नहीं है। तो आने वाली जो जनरेशन है उनको इनके बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये जाति धरती से विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरह की जातियों को संभालने के लिए नेचुरल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनको बचाव किया जाता है, इनको संरक्षित किया जाता है। हाँ जी, कहता है मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एनिमल्स। तो बहुत सारी कंट्री ने कानून पास कर दिए गए हैं कि जानवरों का व्यापार नहीं होगा, ट्रेड एज वेल एज, ना इसको किलिंग मारा जाएगा बर्ड्स एनिमल्स को। इन इंडिया किलिंग लॉयन, टाइगर, डेयर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज इलीगल। तो इंडिया में भी ये इलीगल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो इन इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल हमारी कन्वेंशन है CITES हैज बीन एस्टैब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज, इसने एक लिस्ट बनाई है बहुत सारी स्पीसीज प्रजातियों की ऑफ एनिमल्स, जानवरों की एंड बर्ड्स की, ठीक है, इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, होता है मनाही की गई है जिनके शिकार करने के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कहता है कि ये जानवरों की, ठीक है, पक्षियों की संभाल करना सभी जो सिटीजन होते हैं उस कंट्री के, उसकी नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि इनको बचा के रखना। तो आगे आ गया बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है, ग्लॉसरी में देखते हैं। कहता है कि ये सीरीज ऑफ ए प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट। तो ये वैदिक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित की क्षेत्र की श्रृंखला जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। मीन्स कि इस तरह का एरिया बनाया जाता है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे पीछे वाले जो भी है, ठीक है, पक्षी है, उनको बारे में जान सके, ठीक है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है। मीन्स कि ये पूरे वैश्विक पद्धर पे बनाया जाता है, संसारिक पद्धर पे ये नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है। तो वो एरिया आ जाता है जिसके विकास के ऊपर जोर दिया जाता है, स्पीसीज को संरक्षित किया जाता है, उनमें रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे है हेयर्स ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथियों का झुंड होता है, तो देख सकते हो आप। आगे आ गया CITES, इसके फुल फॉर्म होती है, इसको जरूर याद करना है फुल फॉर्म को आपने, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इट एम्स टू इंश्योर, ये यकीन दिलवाना है, दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो मुख्य उद्देश्य जो होता है इनका ये सुनिश्चित करना होता है कि जो जानवर है, प्राणी है, वन्य जो जानवर है, ठीक है, वह पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन का कोई खतरा तो नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उनके जीवन में कोई खतरा तो नहीं आ रहा, ठीक है। रफली हम कह सकते हैं 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। तो इसमें 5000 जो स्पीसीज जानवरों की और 28,000 प्लांट्स की जो उनको प्रोटेक्ट किया गया है। बियर हो गया, डॉल्फिन,
कैक्टी हो गया, कोरल हो गया, और चाइल्ड्स हो गया, एंड एलोएस आर सम एग्जाम्पल। ये कुछ इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। हाँ जी, तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।